हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कंपनीज अपना काम आउटसोर्स क्यों करते हैं। दोस्तों, जब आप गेम्स बनाते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को हायर करते हो, उनको सैलरीज देते हो। प्रोग्रामर का जॉब रहता है प्रोग्रामिंग करना, आर्टिस्ट का जॉब रहता है आर्ट बनाना, टेस्टर का काम रहता है टेस्टिंग करना। बट ये सारी चीज़ें करते वक्त जब आप लोगों को हायर करते हो तो हायरिंग के साथ आपको एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करते रहना पड़ता है। मतलब मान लेते कि अगर आपने किसी आर्टिस्ट को हायर किया तो उसके लिए उस हिसाब से सिस्टम अरेंज करना, फिर बाद में उसका जो पेरोल्स वगैरह है उसको मैनेज करना, वो एक अलग हैसल रहता है। तो इस केस में जब भी कोई कंपनी को कोई एक प्रोजेक्ट करना रहता है तो वो दो चीज़ें करती है। एक तो एक इंटरनल स्टाफ रहता है जो वो कांस्टेंट रखते हैं, और दूसरा एक पार्ट रहता है जहाँ पे वो अपना जो बल्क ऑफ द वर्क है उसको आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब कोई वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे वो उनके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो काम उनको आउटसोर्स कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो कंपनी को नॉर्मली इंटरनल जो स्टाफ बिठाओगे उनसे थोड़ा ज़्यादा पे करोगे, बट फिर भी आपके पैसे एक्चुअली इन अ सेंस बच रहे हैं। क्योंकि जब आप कोई काम आउटसोर्स करते हो तो उस टाइम पे आप एक स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क उनको देते हो, राइट। एज अपोज टू अगर आपने किसी को हायर किया है तो आपके पास उनको मेंटेन करने के जो ओवरहेड्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। आप तो पहले ही उनको सैलरी देना पड़ता है, उसके बाद उनको हायर करने के बाद इंस्टेंटली उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। आपको अपना एक ऑफिस स्पेस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हो तो आजकल की तारीख में तो ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गया है काफ़ी सारी चीज़ें, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ लिबर्टी आ गई है। बट स्टिल अभी धीरे धीरे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जा रही है वैसे वैसे लोग ऑफिस पे बुलाना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे ओवरहेड्स रहते हैं, और आप अगर एक गेम बनाना चाहते हो खुद के लिए या फिर मार्केट में लॉन्च करना है तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप एक सोलो डेवलपर हो तो यार ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आपके पास एक अच्छी खासी टीम है और आपको एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है, आपको काफ़ी सारे लोग लगने वाले हैं, तो उस केस में आपको अपने जो रिसोर्सेज है, अपने जो पैसे हैं, उनको इफेक्टिवली मैनेज करना रहता है। और आपका जो प्रोजेक्ट रहता है उसका एक सेट डेडलाइन रखना पड़ता है आपको, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा वो शूटअप हो गया तो रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है वो तो आपके ऊपर पर मंथ बैठते रहेगी। साथ ही साथ अगर टाइम पे फिनिश नहीं हुआ तो आपका जो बजट है वो ओवरशूट हो जाएगा, और मे बी आपके पैसे अगर ख़त्म हो गए तो फिर आपको वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के ऊपर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए कंपनीज इफेक्टिवली एक प्लान बनाते हैं कि हम एक्स अमाउंट ऑफ वर्क हम इंटरनली करेंगे और वाई अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग आउटसोर्स कर देंगे। अब इसमें होता ऐसा है कि वाई अमाउंट ऑफ वर्क जो रहता है उसका एक स्कोप डिफाइन हो जाता है। कंपनीज बोलते हैं कि यार हम लोग का जो गेम है इसके जो इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स है उसकी हम लोग के पास इंटरनल स्टाफ की एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इंटीग्रेशन मॉड्यूल जो है वो हम लोग बाहर दे देंगे। मे बी जहाँ पे हम लोग को एड एसडीके से इंटीग्रेट करने होंगे, या फिर एक यूआई स्ट्रक्चर बनाना होगा, या फिर जो भी एक डिसाइड होता है उतना पार्ट वो आउटसोर्स कर देते हैं। कोई केस में कुछ कंपनीज पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही आउटसोर्स कर देते हैं। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास गेम डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज़ ही ना हो। फॉर एग्जांपल मूवी प्रोडक्शन हाउसेज जहाँ पे उनका मेन फोकस है मूवीज़ बनाना, राइट। तो वहाँ पे उनके पास गेम डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ नहीं रहती। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार हम लोग के पास अभी बजट है, हम आपको ये बजट दे रहे, इसको आप हम लोग को करके दे दो, और उस हिसाब से फिर हम लोग इस काम को आपको आउटसोर्स कर देंगे। इसका हम लोग को इतना क्वालिटी एक्सपेक्टेशन है, हम लोग को इतने टाइम में चाहिए। यहाँ पे फायदा अब ये होता है कि जब आप काम को आउटसोर्स करते हो तो वहाँ पे जो डेडलाइन है वो आप सेट करते हो, और बजट है वो भी आपके पास कंट्रोल में रहता है। वो बजट अगर ओवरशूट हो गया तो फिर वहाँ पे एक कुछ ना कुछ आपको जस्टिफिकेशन मिलता है कि ये रीज़न की वजह से ओवरशूट हो गया। बट अगर आपने खुद वो काम इंटरनली लिया है और वहाँ पे अगर टाइमलाइन एक्सीड हो गए तो फिर उस प्रपोर्शन में आपको जो भी कॉस्ट रहते हैं उतने आपको बेयर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर महीने का खर्चा में भी 1 लाख रुपए चल रहा है, और आपने सोचा है कि यार 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि यार पूरी जो टीम है वो मैंने इंटरनली बिठा दी है। 6 महीने के हिसाब से मेरा टोटल खर्चा जा रहा है 6 लाख रुपये। ओके, अब वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वो प्रोजेक्ट 8 महीने पे खिंच गया तो वहाँ पे आपकी एक मंथ की जो सैलरीज है उसका ओवरहेड्स आपके ऊपर आ जाता है, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सटर्नल कॉस्ट्स है
वो सारे आ जाते हैं। अभी 1 लाख रुपीज़ मैं पकड़ रहा हूँ, इंक्लूडिंग सैलरीज, रेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, जो भी एक्सपेंसेस है सब पकड़ के मैं पकड़ रहा हूँ कि 1 लाख रुपीज़। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। बट अब आप सोचते हो कि यार मैं एक कंपनी को आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, मेरे को इतना बजट है, मेरे पास मे बी 6 लाख रुपीज़ का बजट है, मेरे को ये प्रोजेक्ट है वो चाहिए 4 मंथ्स में या फिर 5 मंथ्स में या फिर जैसे आप बोलो 6 मंथ्स में। अब यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है फॉर वट एवर रीज़न, दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ द पार्टी जिसको आपने आउटसोर्स किया है, तो वहाँ पे आपका कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होता। अगर कॉस्ट इंक्रीज़ होना है तो अगर वो तब होगा जब आपका स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब आप बोलते थे कि यार हम लोग को ये रिक्वायरमेंट है, डे 1 पे आपने बोला कि हम लोग की ये रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एडिशन हो के आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ये स्कोप चेंज करना है, इसमें और डिटेल ऐड करना है, तो वो केस में आपका कॉस्ट बढ़ेगा। बट अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आपके ऊपर नहीं लगती। तो ये फ़ायदा रहता है आउटसोर्सिंग का। इसी वजह से कंपनीज एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि यार कुछ स्टाफ हम लोग इन हाउस रख देंगे और कुछ जो काम है वो हम लोग आउटसोर्स कर देंगे। तो इस वजह से कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, अगर आपको गेम्स बनाना आता ही नहीं, अगर आपकी कंपनी का वो फोकस है ही नहीं, तो उस केस में आप प्योरली वो काम आउटसोर्स कर सकते हो और फिर बाद में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आप एक गेम डेवलपमेंट कंपनी हो तब भी आप गेम का जो काम है वो आउटसोर्स कर सकते हो। मे बी आपको पता है कि आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो कोडिंग में है, आर्ट का इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो आर्ट वाला काम है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो। अगर हम देखें बड़ी बड़ी कंपनीज ये मॉडल आजमाती है, जहाँ पे एक फिक्स्ड टीम वो बिठाते हैं इंटरनली जो इंटरनल काम देखेंगे और बाकी का जो वर्क रहता है वो आउटसोर्स किया जाता है। इवन AAA टाइटल्स जो रहते हैं, जो भी कंपनीज AAA टाइटल्स बनाती है, वो लोग भी अपना जो काम है मेजर ऑफ द वर्क वो आउटसोर्स कर देते हैं और इंटरनल जो टीम बिठाते हैं वो मेजरली सिर्फ वो असेंबलिंग का काम करते हैं ताकि उनकी साइड से वो फिनिश प्रोडक्ट जाए। सो यही है दोस्तों, यही फ़ायदा है आउटसोर्सिंग का और क्यों कंपनीज अपना काम आउटसोर्स करती है। हालांकि आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज होंगे, आप सारा का सारा काम इंटरनली कर सकते हो, बट जस्ट फॉर द कंसर्न कि यार अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो हम लोग के ऊपर एडेड कॉस्ट का जो प्रेशर है वो ना आए, इस वजह से आउटसोर्स होता है। एंड सेकेंड रीज़न इज, अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है तो उस केस में काम को आउटसोर्स करना वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अरे दोस्त रुको, क्या आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो? यार मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक है। मैंने एक बुक लिखी है गेम डेवलपमेंट 101। इसके अंदर आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट आंसर किए हैं मैंने। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी ये बुक अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है, जाइए इसको खरीद लीजिए। एंड थैंक यू।